बुंदेलखंड को भेजी गई वाटर एक्सप्रेस पर जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने पानी लेने से मना कर दिया है, तो दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ट्रेन में पानी के टैंकर तो हैं, लेकिन टैंकर में पानी नहीं है। जनता प्यासी है और सरकारें सियासी खेल खेल रही हैं। केंद्र सरकार ने प्यास से जूझ रहे बुंदेलखंड के महोबा जिले में पानी की ट्रेन भेजने का आदेश दिया था। ट्रेन आज झांसी पहुंच चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि ट्रेन में पानी के टैंकर तो हैं, लेकिन टैंकर में पानी नहीं है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि महाप्रबंधक ऑफिस से आदेश आने पर ही टैंकर को भरा जाएगा। इस सब का निर्देश हमें मुख्यालय देगा, हम उसी ओर उसको पानी रिफिलिंग के लिए भरेंगे। तो खाली अवस्था में है। जबकि यूपी सरकार का कहना है कि हमें पानी की जरूरत ही नहीं है। पानी की जब जरूरत पड़ेगी तब पानी हम मांग लेंगे, लेकिन अभी उनके पानी की जरूरत नहीं है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने पानी की ट्रेन रोकने के अखिलेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। ये तो नाटक है साहब कि आप हजारों हजार करोड़ का तो ले रहे हैं और गरीब आदमी के लिए 1-2 करोड़ खर्च करके पीने का पानी भेजा गया, उसमें आप राजनीति कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। ये तो मुझे लगता है नाटकीय है जो कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सूखे और पानी जैसी समस्याओं पर भी राजनीति खूब हो रही है। दिल्ली में आज आंतरिक सुरक्षा को लेकर के गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई। इस बैठक में आतंकियों के घुसपैठ और अलगाववादियों के प्रदर्शन को लेकर के विशेष रणनीति बनाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, आर्मी चीफ दलबीर सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा और कई मंत्रियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का मुख्य मकसद सीमा पार से घुसपैठ को रोकना, सीमा पर चौकसी बढ़ाना और अलगाववादियों से निपटने की रणनीति तैयार करना था। सूत्रों का कहना है कि बैठक में इन सभी बातों को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई। साथ ही सीमा की चौकसी बढ़ाने और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा पार आतंकी देश में बड़े घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए हैं। सीबीआई ने स्टिंग मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से पूछताछ के लिए समन भेजा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। सीबीआई ने हरीश रावत से सोमवार को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। कांग्रेस के बागी विधायकों ने कथित स्टिंग की सीडी जारी करते हुए रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने भी मुझे बड़े लोगों में शामिल करने का फैसला कर लिया है और इसलिए सीबीआई से सम्मन करवाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने पूछताछ शुरू होने से पहले ही सीबीआई पर सवाल उठा दिए हैं। हरीश रावत को बुलाएंगे, एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर छापे मार रहे हैं। केंद्र की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी इनको तोड़ने के लिए। बीजेपी ने कांग्रेस से जांच में सहयोग की बात कही है। खरीद फरोख्त कर रहे हैं और उत्तराखंड की बोली लगाते हुए कैमरे पर पकड़े गए और बहुत पहले ये कार्रवाई होनी चाहिए थी और अब कांग्रेस विलाप न करे बल्कि जांच में सहयोग करे। कथित स्टिंग में सरकार बचाने के लिए हरीश रावत और पत्रकार के बीच मंत्री पद और पैसों के लेन देन की बात थी। संसद में आज राम मंदिर के मुद्दे की गूंज सुनाई दी। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सरकार को राम मंदिर पर जल्द फैसला करना चाहिए। इसे लेकर सदन में हंगामा भी हुआ। ऑगस्टा मामले में हंगामे के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा में राम मंदिर का मुद्दा उठाया। स्वामी ने कहा कि राम मंदिर पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। The Ram temple matter, both sides have agreed that if the Supreme Court decides, it's an acceptable solution to both. Now, one of the House should be known that this is the Ram temple matter should be decided on a day. स्वामी ने इसे आस्था से जुड़ा मामला बताया, जिसके बाद सदन में एक बार फिर हंगामा हो गया।
स्वामी के बयान पर विपक्ष खासकर कांग्रेस सांसद भड़क उठे और उनके बयान का जोरदार विरोध करने लगे। इसी दौरान कांग्रेस सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी जोर से चिल्ला उठे। हंगामे और टोका टाकी के बीच सभापति ने कहा कि सुब्रमण्यम ने लिखित में पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया है, इसलिए उन्हें बोलने का हक है। How can a member question that? That is a procedure I do every day. You cannot question that. बावजूद इसके विपक्ष शांत नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। राम मंदिर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी देश को राम नाम की गूंज सुनाते रहना चाहती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि विदेशों में अवैध खाते रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जेटली ने पनामा लीक्स मामले में लोकसभा में आज जवाब दिया। जेटली ने कहा कि पनामा लीक पेपर्स केस में जिन लोगों के नाम हैं, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही नोटिस भेज चुका है। साथ ही आरोपियों की तरफ से जो भी जवाब आएंगे, उन्हें आरोपियों की फाइल्ड रिटर्न्स के साथ मिलाया जाएगा। पनामा में भी जो केस आए हैं, हर व्यक्ति जिसका नाम आया है नोटिस जा चुका है। उनसे जवाब मांगा गया है कि बताइए किस वजह से आपका ये एसेट बाहर था। वित्त मंत्री ने साफ किया है कि पनामा लीक पेपर से मिली जानकारी की जांच के लिए सरकार की अलग अलग एजेंसियों को मिलाकर एक ग्रुप भी तय किया गया है। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले पर राज्यसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि रक्षा मंत्री ने राजनीति से ऊपर उठकर बयान दिया है। ऑगस्टा डील मामले में केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के जवाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खुश हैं। पीएम ने अपनी खुशी का इजहार सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर किया। पीएम ने पर्रिकर के भाषण को सबसे बेहतरीन भाषणों में शुमार किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि कल राज्यसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का भाषण सबसे बेहतरीन भाषणों में से एक है। ये एक अच्छी संसदीय परंपराओं को प्रदर्शित करने जैसा है। अपने एक दूसरे ट्वीट में पीएम ने पर्रिकर के भाषण का वीडियो शेयर करते हुए उसे सुनने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लिखा कि पर्रिकर ने तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखी। राजनीति से ऊपर उठकर रक्षा मंत्री ने तथ्यों को सामने रखा। सभी से अपील है, उनका भाषण सुने। पर्रिकर ने राज्यसभा में अपने भाषण में साफ तौर पर कहा था कि ऑगस्टा डील में भ्रष्टाचार हुआ था। पूरा तथ्य सदन के सामने रखा, इसलिए प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री को भी अभिनंदन किया है। तथ्य सामने रखा है, पूरा तथ्य। वहीं ऑगस्टा डील मामले को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि जल्द ही कांग्रेस के टॉप नेता जेल में होंगे। ये सिर्फ अकेला नहीं जाने वाले हैं, ये तो उनके पार्टी के सारे उच्च नेता इसमें फंसे हैं, क्योंकि यदि मैं सिद्ध कर दूंगा तो जेल चले जाएंगे। विपक्ष ने सदन में पर्रिकर के बयान को ये कहकर बेकार बताया है कि उन्होंने अपने जवाब में सिर्फ आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे और आखिरी चरण का आज मतदान हुआ। आज हुए मतदान में जहां एक तरफ एक 103 साल के बुजुर्ग शामिल होते दिखे, वहीं दूसरी ओर विकलांग भी मतदाताओं की कतार में दिखे। आखिरी दौर में पश्चिम बंगाल विधानसभा की 25 सीटों के लिए वोटिंग हुई। सुबह से ही कूच बिहार, नंदीग्राम और मिदनापुर जैसे इलाकों में वोट देने के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। कूच बिहार और पश्चिमी मिदनापुर इलाके में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। हालांकि इन सब बातों से बेपरवाह बुजुर्गों और विकलांगों ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कूच बिहार के दिनहटा पोलिंग बूथ पर 103 साल के असगर अली ने अपना वोट डाला। दिलचस्प बात यह है कि वो पहली बार अपना वोट डालने पहुंचे थे। आखिरी और छठे चरण के मतदान में जहां एक तरफ 58 लाख वोटरों ने भाग लिया, वहीं दूसरी ओर 170 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। नतीजा 19 मई को होगा। अमित शाह का 11 मई को मध्य प्रदेश के उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ में जाने का कार्यक्रम है। इस दौरान दलितों के साथ स्नान और दलित धर्म गुरुओं और संतों के साथ खाना खाने का भी कार्यक्रम है। तो अमित शाह भी वही सोच रहे होंगे कि दलित संतों को हम बांट दें, तो ये नहीं हो पाता है। संतों में कोई जाति नहीं होती। साधु की जात मत पूछिए, साधु से ज्ञान पूछिए। हालांकि अमित शाह के कार्यक्रम पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष से यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दलितों को रिझाने की रणनीति बता रहा है। वोट बैंक कैसे अपना सशक्त हो, उसकी राजनीति की जा रही है। वहीं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इसे समाज को बांटने की कोशिश करार दिया।
आरएसएस के सिद्धांत के ही ये विपरीत है। वहाँ इसका स्मरण दिलाना भेदभाव उत्पन्न करना है। यूपी सरकार ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत दी है। अखिलेश सरकार ने रामशंकर कठेरिया के ऊपर से 5 आपराधिक मामलों को वापस ले लिया है। बसपा और कांग्रेस ने इसे सपा और भाजपा के बीच सारगांठ और नूरा कुश्ती बताया है। रामशंकर कठेरिया के खिलाफ अखिलेश सरकार ने साल 2013 में 2 आपराधिक मामले दर्ज किए थे। वहीं कठेरिया पर 2010 और 2011 के बीच आगरा के 3 पुलिस स्टेशनों में भी केस दर्ज किए गए थे। उस वक्त वो स्थानीय सांसद थे। उन पर दंगे, पुलिस पर हमले, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने जैसे आरोप लगे थे। उस बयान में कोई भी किसी तरह किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए और किसी को किसी प्रकार से आपत्ति वाला मेरा भाषण नहीं था। हालांकि कठेरिया पर चल रहे आपराधिक मामले क्या वापस लिए गए? यूपी की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे जनता के साथ धोखा बताया। ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सांठगांठ है, मिलीभगत है। ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती खेलते हैं। वहीं बीएसपी ने इसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सांठगांठ करार दे दिया। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर मिली हुई हैं। रामशंकर कठेरिया के साथ विवाद लगातार जुड़ते रहे हैं। हाल ही में आगरा में एक वीएचपी नेता की शोक सभा में एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर उन पर सवाल भी उठे थे।